Hi, this is Chandan and you all guys are now welcome in this student room. जी, आज का जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर, बल्कि इशू ऑफ डिबेंचर की सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं और वहाँ पे इसके ऊपर वाले कि सर डिबेंचर क्या होता है ये सारे हम देख चुके हैं पहले, और आज इसका सेकेंड लेक्चर मतलब बाकी का जो है ये हम आशा करते हैं कि अगले आने वाले 1 घंटे में पूरी डिबेंचर की चैप्टर ही हम ख़त्म कर देंगे। हम ये आशा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, लेक्चर चालू करने से पहले आप स्टूडेंट रूम में आ गए हैं तो सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक के बहुत पहले पहुंच जाए। जी, तो बिना कोई और बात किए हम हमारी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो, ये टेंटन है इशू ऑफ डिबेंचर, कोई बात नहीं है, ये सारे हम देख चुके हैं पहले ही। जी सर, ये भी देख चुके हैं हम कल। जी सर, ये भी देख चुके हैं हम। नहीं, ये हम नहीं देखे, ये हम आज देखने वाले हैं। कैसे हो तुम लोग यार। चलो, प्रोविजन एज पर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, किसके तहत प्रोविजन है? कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 क्या बोलता है? इफ कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर, कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सा फॉलोइंग कंडीशन देखने वाले हैं हम अभी। मतलब अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करते हैं तो फिर पहले ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए सिक्योर डिबेंचर का। क्या ना? टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर अब इशू कर रहे हो कंपनी, तुम सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो, लेकिन उसका टेन्योर 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी सर, अब अगर 10 साल से ज़्यादा हो जाए वो सिक्योर डिबेंचर इनवैलिड हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। समझा? तो सिक्योर डिबेंचर हर बार 10 साल से ज़्यादा आप सिक्योर डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। ओके, लेकिन सर ऐसा कुछ कंपनीज है जो डिबेंचर अब 10 साल से ज़्यादा तो इशू कर सकते हो, लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं। मतलब 10 साल से ज़्यादा लेकिन 30 ईयर्स, 30 साल से कम होना चाहिए। कौन से कंपनीज हैं? कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, या तो फिर द कंपनी विच आर परमिटेड बाय द MCA, बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI, ये सारे अगर परमिट करता है, या तो अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, या तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, वो सारे कंपनी 10 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हैं। समझा? नेक्स्ट आता है सर क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। आप सिक्योर डिबेंचर इशू करोगे तो आपको कंपनी की एसेट्स के ऊपर तो चार्ज लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। क्या लिखा है ना? कंपनी हैज़ टू क्रिएट ए चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। जब भी कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करेगा तभी एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे तुम वो आपकी कंपनी के एसेट्स के हो, या तो होल्डिंग कंपनी के, या तो फिर सब्सिडियरी कंपनी के एसेट्स में वो चार्ज हो सके तो क्रिएट हो जाएगा। समझा? आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, देन इफ गवर्नमेंट कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर व्हिच इज सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी डिबेंचर इशू करता है और वो डिबेंचर को गारंटी किसने दिया? गवर्नमेंट ने गारंटी दिया, तो इट्स नीड नॉट टू क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट्स। तो उस टाइम एसेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। समझा? ओके, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है ना? अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। सर अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी बोले तो डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो ये इंडिकेट करता है कि आपकी कंपनी में जो डिबेंचर इशू किया है, सिक्योर डिबेंचर इशू किया है, वो सिक्योर डिबेंचर की पूरी देखभाल करते हैं कि आपकी कंपनी में कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, आपकी कंपनी में एसेट्स इनसफिशिएंट तो नहीं हो गया। ये सारे कुछ देखभाल करते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक बंगलो है, सोचो आपके पास बंगलो है, लेकिन आप लोग रहते हो आउट ऑफ इंडिया सॉरी, आई एम सो सॉरी, आउट ऑफ इंडिया में रहते हो। ठीक है, तो बंगलों की देखभाल करने के लिए आपने सिक्योरिटी गार्ड रख लिए अपने घर पे। वो सिक्योरिटी गार्ड आके आपके घर को साफ करते हैं, देखभाल करते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो वैसे ही
डिबेंचर ट्रस्टी भी को सिक्योरिटी गार्ड होता है, किसका ना, डिबेंचर होल्डर की सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो सारे देखते रहते हैं भाई कंपनी में क्या चल रहा है, डिबेंचर होल्डर के साथ धोखा तो नहीं हो रहा, ये सारे सब कुछ एनालाइज करते रहते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। ये डिबेंचर ट्रस्टी का काम है। तो चलो देख लेते हैं। बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर, प्रोस्पेक्टस या तो ऑफर लेटर इशू करने से पहले कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। जी, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। और कंपनी ऑल्सो हैज टू एग्जीक्यूट डिबेंचर ट्रस्ट डीड आइदर और बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर और विद इन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। समझा? 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर करना पड़ेगा आपको। ओके, देन आता है सर क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। DRR क्रिएट करना पड़ेगा। DRR बोले तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है सर? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है ना, एक अकाउंट होता है। जैसे सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 100 करोड़ की डिबेंचर इशू किया पब्लिक को कितना, 100 करोड़ का डिबेंचर इशू किया। अब ये 100 करोड़ रुपए 10 साल बाद, टर्म्स कितना है, 10 साल के लिए इशू किया, तो 10 साल बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वो मैच्योरिटी डेट पे डिबेंचर को रिडीम करना पड़ेगा, रिडम्पशन के डेट पे रिडीम करना पड़ेगा डिबेंचर। तो उस टाइम अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूरी 100 करोड़ लेके आएगा तो उनके पास प्रॉफिट का शॉर्टेज रहेगा, या तो देखा जाए कि 10th ईयर में कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो फिर रिडम्पशन तो रुक जाएगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर तो क्रेडिटर है, शेयर होल्डर तो नहीं है, ओनर तो नहीं है, उन लोग को तो देना ही पड़ेगा उनके मैच्योरिटी डेट पे। तो फिर उस टाइम क्या होगा? तो इसलिए एक अकाउंट क्रिएट किया गया है जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इस अकाउंट में क्या रहता है ना, अब जितना भी प्रॉफिट कमाते हो हर साल, उसमें से कुछ हिस्सा DRR में डाल दीजिए। समझा? सॉरी, उसमें से कुछ हिस्सा आप निकाल के लेके DRR बोले तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल दीजिए। 10 साल बाद देखिए 100 करोड़ रुपए हो गया वहां पे, और वो 100 करोड़ से आप रिडीम कर दीजिए। आपका जो भी डिबेंचर है वो होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझा आपको? सर देन आता है रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने के लिए सेबी का रिक्वायरमेंट क्या है? सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी, सेबी का क्या रिक्वायरमेंट है? सेबी तो सबका बाप है। अब सेबी का जो रिक्वायरमेंट है वो सारे पूरा करना पड़ेगा, तभी आप बोले तो तभी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम किधर पढ़े थे इसके पहले? हम इशू ऑफ शेयर में पढ़ चुके हैं। इशू ऑफ शेयर की इक्विटी शेयर जब इशू करते हैं तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90%। ओके, तो वैसे ही वो शेयर के लिए 90% था, अब डिबेंचर के लिए 75%। 75% किसका ना, बेस इशू। आप जितना भी इशू कर रहे हो उसका 75% आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए आपकी कंपनी में। जैसे आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे 100 करोड़ रुपीज एज ए डिबेंचर इशू करना चाहते हो तो आपके कंपनी में 75% बोले तो 75 करोड़ रुपीज की डिबेंचर कौन खरीदेगा? पब्लिक के द्वारा सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। समझा? ये रहता है। और अगर 75% नहीं आता है, सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आता है, तो फिर क्या होगा ना, एंटायर मनी रिसीव्ड शुड बी रिफंडेड विद इन 12 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। 12 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा पे कर देना पड़ेगा, सारे पैसा रिफंड करना पड़ेगा। कब से 12 दिन ना, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। जिस दिन से इशू क्लोज होता था उस दिन से 12 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। जी, देन आता है रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, एक ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है ना, जैसे सर आप अगर 100 करोड़ की शेयर, सॉरी नॉट शेयर, इट्स डिबेंचर, 100 करोड़ की डिबेंचर अगर इशू करते हो पब्लिक को, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन आ गया 110 करोड़, तो 10 करोड़ एक्स्ट्रा आ गए ना, ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। समझा? ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, उसके बाद आता है सर अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग कौन होता है?
कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, ये सारे अंडर राइटर है। तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है ना, अगर कंपनी कंपनी के कभी कभी ऐसा होता है ना, कंपनी डिबेंचर इशू कर दिया लेकिन 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया ही नहीं, तो उस टाइम तो डिबेंचर इशू कैंसिल ही हो जाएगा। तो उसके लिए अंडर राइटर आप अपॉइंट कर सकते हो, जो अगर आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता तो अंडर राइटर आके आपकी डिबेंचर खरीद के लेके जाएगा। ये होता है अंडर राइटर का काम। जैसे कंपनी में अपॉइंट अंडर राइटर्स फॉर इट्स पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर। एन अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में लिखना चाहिए कि आपके अंडर राइटर कौन है, वो मेंशन होना चाहिए, समझा। उसके बाद आता है सर क्रेडिट रेटिंग। सर क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट परचेस करते हो ना, तो वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले आप रेटिंग देखते हो कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसके जो इससे पहले कस्टमर खरीद चुके हैं वो कस्टमर सारे रेटिंग करते हैं उस प्रोडक्ट का, वो रेटिंग देख के आप वो वाला प्रोडक्ट खरीदते हो। तो वैसे ही कंपनी के लिए भी कुछ रेटिंग रहता है, जो कंपनी डिबेंचर इशू करेगा इसके रिगार्डिंग रेटिंग रहता है, और रेटिंग देने वाला कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं हम बताने वाले, जो रेटिंग इसके तौर पे कंपनी लोन देते हैं एंड वो कंपनी के ऊपर भरोसे भी करते हैं। कौन ना, जो लोन देने वाले, मतलब सॉरी लेने वाले, सॉरी लोन देने वाले, लेने वाला तो कंपनी होता है, देने वाला पब्लिक होता है। ओके तो क्रेडिट रेटिंग में कहना है एज पर सेबी आईसीडीए रेगुलेशन 2013 कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग फॉर इशूइंग डिबेंचर। कंपनी को इशू डिबेंचर करने के लिए, डिबेंचर इशू करने के लिए रेटिंग लेना ही पड़ेगा। कहाँ से? उस इंस्टीट्यूशन जैसे क्रिशिल है, केयर है, ये सारे इंस्टीट्यूशन है जो इनका काम ही है कंपनियों को रेटिंग करना। ओके और जो रेटिंग आएगा, रेटिंग शुड बी मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में रेटिंग मेंशन्ड होना चाहिए, समझा। जैसे अभी इधर ये आया, क्रेडिट रेटिंग इज एजेंसी व्हिच इंडिकेट रिस्क फैक्टर ऑफ द कंपनी। जो आपकी कंपनी में सर कितना रिस्क फैक्टर है, कितना रिस्क है आपकी कंपनी में, वो सारे इवेल्युएट करते हैं। कौन ना, क्रेडिट रेटिंग के द्वारा। तो जैसे एग्जांपल अभी बोला है ना, क्रिशिल एंड केयर, ये सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। ओके जैसे कुछ एग्जांपल है इसका रेटिंग का, रेटिंग एंड मीनिंग। ओके रेटिंग का मतलब जैसे क्रिशिल ट्रिपल ए, क्रिशिल ने रेटिंग किया ट्रिपल ए का मतलब हाईएस्ट सेफ्टी। जो कंपनी है आपकी, आप बिंदास, कुछ देखने का ही नहीं है भाई, डिबेंचर खरीद लो, सेफेस्ट कंपनी है क्योंकि क्रिशिल ने रेटिंग किया ट्रिपल ए का। ओके क्रिसिल डबल ए मतलब हाई सेफ्टी, उससे थोड़ा कम लेकिन सेफ्टी कंपनी है, अब खरीद सकते हो। क्रिसिल ए एडिक्वेट सेफ्टी मीन्स खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो इधर भी। क्रिसिल ट्रिपल बी मतलब मॉडरेट रिस्क, थोड़ा रिस्क है भाई, थोड़ा रिस्की डिसीजन हो जाएगा इस कंपनी का डिबेंचर खरीदना, मतलब वो तो है क्रिसिल ट्रिपल बी। क्रिसिल बी का मतलब हाई रिस्क, भाई तू अगर इसका डिबेंचर खरीद लेता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा डिसीजन। क्रिसिल सी का मतलब वेरी हाई रिस्क, मतलब तुम अगर ये कंपनी की डिबेंचर खरीद लेते हो ना सर, कोई गारंटी नहीं है आपको वापस लोन अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और क्रिसिल डी का मतलब डिफॉल्टेड कंपनी, ऑलरेडी डिबेंचर की डिफॉल्ट कर चुके हैं वो, तो क्रिसिल डी। इसके बाद आता है सर प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर इशू करने का प्रोसीजर क्या है? चाहे कोई भी प्रोसीजर हो, डिबेंचर इशू करना हो, शेयर्स इशू करना हो, कोई भी प्रोसीजर हो, कोई भी, पहले आपको बोर्ड मीटिंग हेल्ड करना ही पड़ेगा, आपको बोर्ड मीटिंग करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑल टाइम होल्ड बोर्ड मीटिंग, ये आप समझ लीजिए, मतलब ये आएगा ही आएगा, फर्स्ट होल्ड बोर्ड मीटिंग। ओके सेकंड पास रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। अब पहला क्या था, बोर्ड मीटिंग, आपने बोर्ड मीटिंग कर ली है। बोर्ड मीटिंग में तो आप ऐसे मतलब काजू और किशमिश खाने के लिए तो बोर्ड मीटिंग आप नहीं करते हो, वहाँ पे बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होता है जैसे, और उसको बोर्ड रिजोल्यूशन बोला जाता है। और वो रिजोल्यूशन कैसा होता है ना, जैसे आपकी कंपनी की जो आप डिबेंचर इशू करोगे, कितना डिबेंचर आप इशू करना चाहते हो, फर्स्ट सेकंड कि आपकी डिबेंचर इशू करने की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, थर्ड
आपको अगर बोरोइंग सॉरी यार, आपको अगर बोरोइंग पावर इंक्रीज करना है तो आपको ईजीएम करना पड़ेगा। ईजीएम बोले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए भी रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड में। तो ये सारे बोर्ड रिसोल्यूशन होता है। देन आता है होल्ड ईजीएम। आपने बोर्ड रिसोल्यूशन में पास कर दिया था, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिसोल्यूशन पास किया कि हम ईजीएम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी जो बोरोइंग पावर है, बोरोइंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करना पड़ेगा। तो आप ईजीएम कर लिए। ईजीएम करोगे तो हमें ईजीएम में कौन सा रिसोल्यूशन पास करोगे आप? ईजीएम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आपको स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जी, स्पेशल रिसोल्यूशन। अब स्पेशल रिसोल्यूशन पास कर लिए तो स्पेशल रिसोल्यूशन को देखो, पास स्पेशल रिसोल्यूशन इन दी जनरल मीटिंग, ये फोर्थ प्रोसेस है। फिफ्थ प्रोसेस क्या है ना, आपने स्पेशल रिसोल्यूशन तो सर पास कर लिए, अब स्पेशल रिसोल्यूशन को आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा। आरओसी बोले तो कौन है ना, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज, उनके साथ फाइल करना पड़ेगा। ओके, उनके साथ फाइल करने के बाद आपको जो कृषिलान केयर था वहां से आपको क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना पड़ेगा। अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको बताया ना, आप अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं ऑब्टेन करते हो तो फिर आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। तो आपको क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना पड़ेगा। कहाँ से ना, कृषिलान केयर से, इंस्टीट्यूशन से। ओके, उसके बाद सर आपको अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अंडर राइटर बोले तो कौन है ना, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको अपॉइंट करता है एज ए अंडर राइटर ऑफ द कंपनी। और उसका काम क्या होगा, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में चले जाएगा इशू, और अंडर राइटर मिनिमम सब्सक्रिप्शन करवा के देंगे। समझा? ये होता है अंडर राइटर का प्रोसेस। एग्रीमेंट में वही लिखा जाता है। सर ये भी कर लेंगे हम। उसके बाद इशू प्रोस्पेक्टस। आपने ये सारे सब कुछ कर लिए तो आपको अभी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टस में क्रेडिट रेटिंग कितना है वो भी मेंशन करना पड़ेगा आपको। आपकी अंडर राइटिंग एग्रीमेंट और अंडर राइटर कौन है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। समझा? अब प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? एप्लीकेंट से आएगा, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टस इशू करना मतलब इन्विटेशन देना ना पब्लिक को, अब आओ हमारे डिबेंचर खरीद लो। आपने इन्विटेशन दिया तो वो लोग अभी एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। और पैसा कहाँ पे आएगा? बैंक में आएगा ऑब्वियसली। वो पैसा लेके तो कंपनी में नहीं आएगा ना। कंपनी में आके बोलेंगे सर ये लो, हमने डिबेंचर खरीदना चाहते हैं, ये पैसा लो 10 रुपये। 10 रुपये एक डिबेंचर का वैल्यू है, 10 रुपये ले लो, हमें डिबेंचर दे दो। ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता है ऐसा। तो इसके लिए जो पैसा आप अप्लाई करते हो, पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में आते हैं, और उसके लिए बैंक अकाउंट में आने के लिए पैसा आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। समझा? अब बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद उसी बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी आएगा। जी, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, आपको उसी बैंक अकाउंट में पैसा आएगा ना एप्लीकेंट से। जो एप्लीकेशन करेंगे वो एप्लीकेंट बन जाता है, और एप्लीकेंट से पैसा आएगा उसी बैंक अकाउंट में। ओके, देन आता है सर होल्ड बोर्ड मीटिंग। आपको फिर से बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपने जो डिबेंचर इशू किया, अभी डिबेंचर का अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अब कौन से प्रोसेस में, कौन से बेसिस में अलॉटमेंट होगा वो सारे मीटिंग में डिसाइड होगा। समझा? आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। वो डिबेंचर सर्टिफिकेट की कैसे इशू होगा वो सारे डिसाइड होगा इसी बोर्ड मीटिंग में। समझा? उसके बाद आता है इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के 6 मंथ के अंदर 6 मंथ के अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। समझा? उसके बाद डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू कर लिए तो आप डिबेंचर होल्डर के नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में एंट्री कर दो। उनके नाम आपको एंट्री करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में। तो ये था प्रोसेस। अब वही प्रोसेस का ये उसका डीप में है, मतलब जो भी आपको लिखना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग ये सारे इसमें है। जैसे होल्ड बोर्ड मीटिंग अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 टू मेकिंग इशू ऑफ डिबेंचर, होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास बोर्ड रिसोल्यूशन। सिंपल है। देन पास रिसोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। आपने बोर्ड मीटिंग कर लिए तो आपको रिसोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, बोर्ड रिसोल्यूशन। इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रिसोल्यूशन विल बी पास्ड। कौन सा फर्स्ट?
amount and types of debenture to be issued and terms and condition for the issue. Okay. Second, approve prospectus or offer letter or letter of offer. Okay. Then appointment of debenture trustee and their consent. Okay. मतलब डिबेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, उनका कंसेंट भी लेना पड़ेगा. देन ऑथोराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट. अब सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको एसेट्स के ऊपर चार्ज लगाना पड़ेगा ना, उसके भी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. देन कॉल्ड ईजीएम ई बोरोइंग पावर नीड टू इंक्रीज. आपको अगर बोरोइंग पावर इशू कर इंक्रीज करना पड़ेगा तो आपको ईजीएम होल्ड करना पड़ेगा. तो ये सारे बोर्ड रिजोल्यूशन है जो अभी हम देख चुके हैं जी. ऑथोराइज बोर्ड टू ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी, ये सारे हैं. देन आपने बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिए तो उसके नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, होल्ड ईजीएम. ईजीएम बोले तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जी. आपकी अगर बोरोइंग पावर कम है, आपके पास अगर बोरोइंग पावर 50 करोड़ है लेकिन आप 100 करोड़ की डिबेंचर इशू करना चाहते हो, फिर आपकी बोरोइंग पावर इंक्रीज करना पड़ेगा आपको. और वो इंक्रीज कैसे होगा, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके. समझा. देन आता है सर आपने जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करी है इतने मेहनत करके, अब वो मेहनत की फल को लेके आपको आरओसी में फाइल करना पड़ेगा जी. मेहनत की फल मतलब वही स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी और प्रोस्पेक्टस की कॉपी लेके आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा. समझा. देन ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग कौन करता है, कृषि लैंड केयर. आपको आपकी जो कंपनी का रेटिंग है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा. ये कंपनी गेट्स इट्स डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस. ओके. देन एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट. Company must enter into underwriting agreement to issue debenture to underwriter. Then आता है issue prospectus. Company issue prospectus if it will issue debenture to public. Offer letter is issued if company makes private placement. अगर private placement करता है तो ऑफर लेटर इशू करेगा, और अगर पब्लिक में करते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, और अगर राइट्स इशू करते हैं तो लेटर ऑफ ऑफर इशू करेगा. समझा. उसके बाद आता है सर ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट. अभी बताया ना जैसे कि आपने इशू किए तो प्रोस्पेक्टस इनवाइट किए पब्लिक को, पब्लिक के रिगार्डिंग से पैसा आएगा ना पब्लिक से, वो पैसा तो बैंक अकाउंट में आएगा, और बैंक अकाउंट में आने के लिए आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. द कंपनी मस्ट ओपन ए बैंक अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू रिसीव मनी फ्रॉम एप्लीकेंट. समझा. देन आता है रिसीविंग एप्लीकेशन मनी. अब अकाउंट भी ओपन कर लिए, वो तो देखने के लिए तो अकाउंट ओपन नहीं किया आपने, वहाँ पे तो पैसा आएगा. तो सब्सक्राइबर्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन मनी इन बैंक अकाउंट स्पेसिफाइड बाय कंपनी एंड मेंशन इट इज प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा. देन होल्ड बोर्ड मीटिंग. फिर से बोर्ड मीटिंग आपको होल्ड करना पड़ेगा. क्यों ना, आफ्टर इशू क्लोज होल्ड ए बोर्ड मीटिंग एंड डिसाइड approve allotment of debenture and also approve creation on charge on company's asset. मतलब ये सब कुछ होने के बाद भी आपको एक बार बोर्ड मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा. क्यों, अलॉटमेंट करने के लिए, अलॉटमेंट को अप्रूव करने के लिए, एंड एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए. समझा. देन इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट. ये सब कुछ ताना झाना हो गया काम धाम. उसके बाद आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा. कितने दिन से, 6 मंथ के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए. कहाँ से 6 मंथ ना, अलॉटमेंट से 6 मंथ के अंदर. अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विदिन 60 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. समझा. उसके बाद मेकिंग एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर. अब डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू हो गया तो अब डिबेंचर होल्डर की जो रजिस्टर है वहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा आपकी नेम. क्या कौन एंट्री करेगा, कंपनी सेक्रेटरी. सेक्रेटरी हैज़ टू मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर विद इन 7 days. विद इन 7 days आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट. कितने दिन के अंदर 7 दिन के अंदर होना चाहिए. क्या होना चाहिए ना, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में आपकी नाम आना चाहिए. समझा. तो वही था हमारा, और हो गया. एक बार आप अच्छे से पढ़ लो पूरा, पहला वाला भी लेक्चर अब देख लो. अगर आपको
अब सेकंड लेक्चर देख रहे हो तो आप पहला वाला लेक्चर भी एक बार देख लो, आप वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डिबेंचर क्या होता है, सारे सब कुछ समझ में आएगा। एंड सर मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक के सबसे पहले पहुंच जाए। एंड गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।